एपिसोड 97। आलिया ने व्यंग्य भरी नजरों से रैना को देखते हुए कहा, रैना, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। इससे पहले कि रैना कुछ और कहती, जतिन ने आलिया को तुरंत ही बाहर निकाल दिया। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट भी मत करना। ये देखकर रैना ने एक गहरी आह भरी, लेकिन जाने से पहले आलिया ने उसे घूर कर देखा। रैना ये तो समझ गई कि कुछ तो होने वाला था, लेकिन क्या, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अगले कुछ दिन रैना अपने म्यूजिक स्टूडियो के इनॉग्रेशन की तैयारियों में बिजी थी। उसके पास वेदिका से मिलने का वक्त ही नहीं बचा था, पर वेदिका लगातार उसके साथ टच में थी। फोन पर हुई बातों के हिसाब से रैना को अंदाजा हो गया था कि वेदिका और जतिन के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। वे इस वक्त अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे थे। ये सब जानने के बाद रैना ने उन दोनों की मैरिड लाइफ के बीच कुछ भी ना बोलने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि वेदिका जैसी औरतें अपने पतियों की हर गलती को माफ करके आगे बढ़ना पसंद करती हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी ऐसे ही चलती है। कई दिनों तक अपने काम में बिजी रहने के कारण रैना वर्चस्व के बारे में बिल्कुल भूल ही गई। पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कांटेक्ट भी ना के बराबर ही था। उस दिन शाम होते ही रैना अपने अपार्टमेंट लौट आई, पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि ड्राइंग रूम की लाइट्स जल रही थी। रैना तेजी से आगे बढ़ी। उसने देखा कि वर्चस्व लौट आया था। वो सोफे पर बैठा हुआ फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके बगल में उसका सूटकेस भी रखा था, तो ये बात तो क्लियर थी कि वो अभी अभी वापस लौटा था। वर्चस्व की नजरें रैना पर टिक गई। उसने रैना को अंदर आने का इशारा किया। रैना ने भी अपने जूते उतारे और वर्चस्व के पास आकर बैठ गई। वर्चस्व एक हाथ से फोन पर बात कर रहा था, दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहला रहा था। उसकी नजरें रैना के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो उसकी प्रेजेंस से मैस्मराइज्ड था। रैना ने कई दिनों से वर्चस्व को नहीं देखा था। उसकी बाहों में होने पर वो काफी खुश और सेटिस्फाइड महसूस कर रही थी। रैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वर्चस्व का माथा छूकर देखा, तो उसका सर बहुत ज्यादा गर्म नहीं था। ये देखकर रैना ने राहत की सांस ली। जाहिर था कि वो पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। रैना ने वर्चस्व का गाल सहलाते हुए कहा, मैं अभी थर्मामीटर ले आती हूँ। इतना कहकर वो उठकर जाने लगी, लेकिन अचानक वर्चस्व ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रैना का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने फोन रख दिया और रैना को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। रैना भी उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड थी, लेकिन जब उसने देखा कि वर्चस्व रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि वो आगे बढ़ने की तैयारी में था, तो रैना ने अपना चेहरा वर्चस्व से दूर करते हुए कहा, नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। तुम्हारा बुखार अभी भी उतरा नहीं है। वर्चस्व का चेहरा रैना के इतना नजदीक था कि उसकी खूबसूरत आंखों की हर एक मूवमेंट को वो आराम से देख सकता था। उसने घबराकर धीमी आवाज में कहा, तो क्या हुआ? हो सकता है तुम इसका इलाज बन जाओ। पर रैना ने फिर भी इनकार कर दिया। उसने वर्चस्व का चेहरा छुआ और धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। वर्चस्व उसकी आंखों में देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की गहराइयों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद वो रैना से दूर हट गया और बोला, मेरे लिए खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दोगी? मुझे अभी ऑफिस जाना है। रैना ने हाँ में अपना सर हिला दिया और बिना देर किए किचन में चली गई। वहां जाकर उसने टोमेटो सूप बनाया और फिर फर्स्ट एड किट से थर्मामीटर ढूंढ कर ले आई और वर्चस्व का टेम्परेचर चेक करने लगी। उसे अभी भी बुखार था। रैना जल्दी से उसके लिए एक गिलास पानी और बुखार की दवाई ले आई। आमतौर पर वर्चस्व दवाइयाँ नहीं खाता था, लेकिन आज जब रैना दवाई लेकर आई तो उसने खुद हाथ से दवाई नहीं ली। कंफ्यूजन से रैना उसे देखने लगी। तभी वर्चस्व ने मुंह खोल दिया और कहा, खिला दो। वो बीमार था, इसीलिए रैना ने भी उसकी बात मान ली और गोली उसके मुंह में रख दी। इससे पहले कि रैना अपनी उंगलियां दूर करती, वर्चस्व ने हल्के से अपने दांतों से उसकी उंगली को पकड़ लिया और उसे घूरने लगा। ये देख रैना शर्मा गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और पानी का गिलास वर्चस्व की तरफ आगे बढ़ा दिया। जब उसकी हालत काफी ठीक लगने लगी तो रैना उसके लिए सूप लेने किचन में चली गई।
जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि वर्चस्व सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। वो बीमार था, इसीलिए एक ही कश लेने पर उसे खांसी आ गई। रैना ने आगे बढ़कर उसके होठों से दबी हुई सिगरेट छीन ली और उसे बुझा दिया। ये देखकर भी वर्चस्व को गुस्सा नहीं आया। वो सोफे पर टिककर बैठ गया और रैना को सूप पिलाने का इशारा किया। रैना ने गहरी आह भरी और उसकी बात मान ली। अचानक रैना के दिमाग में एक ख्याल आया, पता नहीं इसकी होने वाली पत्नी इसके दबंग कैरेक्टर को कैसे सहन कर पाएगी। इसे मना करना इतना भी आसान नहीं होगा। रैना ने एक चम्मच सूप उठाया और उस पर फूंक मारी और चम्मच वर्चस्व के मुंह के पास ले गई। जब सूप खत्म हो गया तो रैना ने बाउल टेबल पर रखा और अगले ही पल वर्चस्व ने खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। रैना ने बड़े ही प्यार से कहा, वर्चस्व, याद है ना तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। लेकिन इस बार वर्चस्व ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बजाय उसने एक हाथ से रैना की ठुड्डी को पकड़ा और उसे किस करने लगा, जबकि उसका दूसरा हाथ रैना के शरीर पर घूम रहा था। तभी अचानक उसने किस करना बंद कर दिया और धीरे से रैना के कान में फुसफुसा कर कहा, लो मत, बस एंजॉय करो। आधा घंटे बाद जब रैना अपने बेडरूम में आई तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। अभी अभी सोफे पर जो कुछ हुआ था उसे याद करके वो शर्म से लाल हो रही थी। ये पहली बार था जब वर्चस्व ने उसकी खुशी का इतना ख्याल रखा था। रैना ये सब सोच ही रही थी कि बाहर से वर्चस्व की आवाज़ सुनाई दी, रैना, तुम्हारा काम हो गया। ये सुनकर रैना ने अपनी सोच के घोड़ों को लगाम दी। जल्दी ही कपड़े बदलकर बाहर आ गई। उसने देखा कि वर्चस्व ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर रैना ने उसे डांटा, ये क्या है वर्चस्व, जानते हो ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, फिर भी तुम ऑफिस जा रहे हो। अरे काम कल भी हो सकता है ना। तभी वर्चस्व ने शॉर्ट में अपनी बात पूरी की, रैना, मुझे एक कॉन्फ्रेंस लीड करनी है। रैना ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अगर उसने वर्चस्व को और रोकने की कोशिश की तो वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देगी। उसे लगा कि कहीं उसकी बात से वर्चस्व परेशान ना हो जाए। जब वे लोग बेसमेंट में पहुंचे तो रैना एक वाइट कलर की कार की तरफ जाने लगी। वर्चस्व ने उस अनजान कार को ध्यान से देखा। ये बात तो क्लियर हो गई थी कि रैना ने अपने लिए एक नई कार खरीदी थी, लेकिन उसे बैंक से कोई मैसेज ही नहीं आया था। इसका मतलब था कि उसने अपने पैसों से ये कार खरीदी थी। वो बिना कुछ कहे कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसने अपनी टाई ढीली की और बड़ी ही नॉर्मली रैना की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने मेरे कार्ड को यूज़ क्यों नहीं किया। एपिसोड 98। जब वे लोग बेसमेंट में पहुंचे तो रैना एक वाइट कलर की कार की तरफ जाने लगी। वर्चस्व ने उस अनजान कार को देखा। ये बात तो क्लियर हो गई कि रैना ने अपने लिए एक नई कार खरीदी थी, लेकिन उसे बैंक से कोई मैसेज नहीं आया था। इसका मतलब था कि उसने ये कार अपने पैसों से खरीदी थी। वर्चस्व बिना कुछ कहे पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी टाई ढीली की और बड़ी ही नॉर्मली रैना की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने मेरे कार्ड को यूज़ क्यों नहीं किया। रैना उससे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने घुमा फिराकर जवाब दिया, पापा की तबीयत अब काफ़ी ठीक है, इसलिए हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ठीक हो गई है। मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि कार ही खरीद लेती हूँ। वर्चस्व को लगा कि कुछ और भी बात थी, इसीलिए उसने रैना का ध्यान खींचने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रख दिया और पूछा, और भी कुछ है। रैना उससे कुछ और छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं अपनी एक कुलीग के साथ एक म्यूज़िक स्टूडियो खोलने जा रही हूँ। स्टूडियो लगभग तैयार ही है। इतना कहने के बाद उसने चुपचाप वर्चस्व की तरफ देखा। वो उसका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसे वो सब करने के लिए वर्चस्व की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। वर्चस्व ने स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया और सीट से सर टिकाकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, तो तुम आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन नहीं जाना चाहती। रैना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस बारे में बात करेगा। कुछ देर सोचने के बाद रैना ने धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर खुराना, अगर ऐसा दिन आता है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी।
इसीलिए आपको मुझे फौरन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कहने के बावजूद रैना की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। वर्चस्व चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। ये बात कहीं और नहीं मुड़ी, इसीलिए दोनों शांत रहे। वर्चस्व पिछले कुछ दिनों से बाहर गया था और अभी अभी अपने घर वापस लौटा था। उसके आने के बाद रैना ने उसकी काफ़ी अच्छे से केयर की थी, इसीलिए वो भी कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता था। तभी उसने मुस्कुराते हुए रैना को छेड़ा। तुम मुझे मिस्टर खुराना कब से बुलाने लगी? वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अपना बिजनेस रन करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रैना पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसने राहत की सांस ली। वर्चस्व माहौल की टेंशन को कम करने में माहिर था। उसने न केवल रैना की सोच को बढ़ावा दिया, बल्कि उसे कुछ प्रोफेशनल एडवाइस भी दी। रैना खुशी से उसकी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो गई और गाड़ी में चलते हुए म्यूजिक स्टूडियो के बारे में बातें करने लगी। अभी तक सबसे मुश्किल काम ढंग का ऑफिस ढूंढना रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमें जल्दी ही ऑफिस में मिल जाएगा। राजी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, कोई ना कोई उसकी हेल्प तो कर ही देगा। वो अपनी खुशी वर्चस्व के साथ बांट रही थी। पूरे रास्ते वो एक्साइटमेंट से बातें करती रही और वर्चस्व भी काफ़ी धीरज से उसकी बातें सुन रहा था, मानो उनके बीच हुई पिछली बहस एक भूली हुई याद बन चुकी थी। जब वे लोग वर्चस्व के ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंचे तो रैना ने पहल करते हुए कहा, तुम फ्री हो जाओ तो बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ठीक है? वो आदमी अपने एटीट्यूड से मुस्कुरा दिया और बोला, मैं कैसे अपनी वुमेन को अपना ड्राइवर बना सकता हूँ? अगर किसी को इस बारे में पता चला तो सब मुझ पर हंसेंगे। रैना मुस्कुरा दी, पर उसने जिद नहीं की। इसके बजाय उसने कहा, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और बीच बीच में अपना टेम्परेचर चेक करते रहना। अगर शाम तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो हम लोग हॉस्पिटल चल लेंगे, ठीक है? वर्चस्व मुस्कुरा दिया और कार से बाहर निकल गया। जब वो ऑफिस पहुंचा तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले उसने जैस्मिन को अपने कैबिन में बुलाया और ऑर्डर दिया, मुझे सबसे पहले रैना के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चाहिए। जैस्मिन को पहले तो हैरानी हुई, पर उसने अंदाजा लगाया कि शायद उनके बीच कोई अनबन हुई होगी। 10 मिनट से भी कम वक्त में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस केबिन में लौट आई और डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखते हुए कहा, सर, आपके सप्लीमेंट्री कार्ड की डिटेल्स हैं। रैना मैम ने आखिरी बार इसका इस्तेमाल 1 हफ्ते पहले किया था। वर्चस्व ने स्टेटमेंट के पन्ने पलटना शुरू कर दिया। सब कुछ चेक करने के बाद उसे पता चला कि रैना उसके पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर रही थी। उसने कार भी अपने पैसों से खरीदी थी और अब वो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही थी। ये एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल लेडी के तौर तरीके थे। वर्चस्व को रैना की मॉरलिटी पर कभी शक नहीं था, पर अब वो जो कर रही थी वो उसे पसंद नहीं आया। वो एक सिंपल गिव एंड टेक का रिश्ता चाहता था, पर वो रैना को भी जानता था। वो जानता था कि अगर उसने रैना की रेस्पेक्ट नहीं की तो वो भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना बंद कर देगी। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और कहा, जैस्मिन, मेरे कैबिन में आओ। जल्दी ही जैस्मिन अंदर आ गई। उस समय वर्चस्व आराम से कॉफ़ी पी रहा था। जैस्मिन को देखते ही उसने पूछा, क्या मुझे शहर के बीचों बीच करीब 200 स्क्वायर मीटर का ऑफिस मिल सकता है? जैस्मिन ने मजाक में पूछा, सर, आप कोई कॉफ़ी शॉप खोलने का प्लान तो नहीं कर रहे? वर्चस्व ने शांति से जवाब दिया, रैना एक म्यूजिक स्टूडियो खोलना चाहती है। जैस्मिन समझ गई कि वर्चस्व शायद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, 200 स्क्वायर मीटर का तो कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन स्क्वायर रोड पर आपकी 400 स्क्वायर मीटर की एक प्रॉपर्टी है, अभी अभी रेनोवेट करवाई गई है। वर्चस्व ने तुरंत ही एक्साइटमेंट से कहा, बहुत बढ़िया, मुझे उसकी चाबी चाहिए और मुझे लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स की पिक्चर्स भी चाहिए। ये सुनकर जैस्मिन हैरान थी। उसने पहले कभी वर्चस्व को किसी लेडी को खुश करने के लिए इतनी मेहनत करते नहीं देखा था। उसके बाद वर्चस्व ने रैना के लिए बेहतरीन ब्रांडेड कपड़े और एक्सेसरीज सेलेक्ट की और उन्हें शनिवार तक अपार्टमेंट में डिलीवर करने का काम जैस्मिन को सौंप दिया। रात के 11 बजे जब वो अपार्टमेंट लौटा तो रैना जाग रही थी। वो नाइट ड्रेस में थी, उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। कॉफ़ी टेबल पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बिखरे थे।
वर्चस्व को देखते ही रैना ने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से हटा दिए। उसने कागज समेटते हुए पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। वर्चस्व ने अपना कोट सोफे पर उछाल दिया और तेजी से रैना की तरफ आगे बढ़ा। उसने तुरंत ही रैना को किस कर लिया। जब रैना एक्साइटेड होने लगी तो वो पीछे हट गया और भारी आवाज में बोला, नहीं, मैं पहले नहाऊंगा, उसके बाद खाना खाएंगे। नहाने के बाद जब वो बाहर आया तो रैना ने उसका बुखार चेक किया। किस्मत से बुखार उतर चुका था। रैना ने मुस्कुराते हुए थर्मामीटर हिलाया। अब आजा, ढेर सारा पानी पी लेना, कल तक सब ठीक हो जाएगा। खाना खाते वक्त वर्चस्व ने अचानक पूछा, क्या तुमने कभी ऋतिका भी इस तरह ख्याल रखा है? रैना को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, पर उसने ईमानदारी से जवाब दिया, जब दो लोग साथ होते हैं तो उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना ही चाहिए। वर्चस्व ने फिर से पूछा, और ब्रेकअप के बाद? रैना ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, अगर कोई कपल अलग हो जाता है तो उन्हें एक दूसरे से हर तरह का कांटेक्ट खत्म कर देना चाहिए। रैना को लगा कि वो यही सुनना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात थी कि यह सुनकर भी वर्चस्व ज्यादा खुश नहीं लगा। अगली सुबह जब रैना की नींद खुली तो बेड खाली था। वर्चस्व जॉगिंग के लिए जा चुका था। रैना अभी फ्रेश होने के लिए जा ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी।